तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। पंचवर्षीय योजनाओं की टॉप 100 प्रश्नों की यह वीडियो आपके सामने हम लेकर के आ गए हैं। आपको पता है आपकी एग्जाम डेट अब 7 मार्च हो गई, यानी कि 28 फरवरी को आपका एग्जाम नहीं होना है। तो जो एक्स्ट्रा दिन मिले हैं उनका आपको फ़ायदा उठाना है और यही वो दिन होंगे जो आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो क्या स्ट्रेटजी इस पर रहने वाली है वो भी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। पंचवर्षीय योजनाओं से कम 10 नंबर आपके आने वाले हैं। 10 प्रश्न पंचवर्षीय योजनाओं से आएंगे और ये जो वीडियो हम लेकर के आ गए हैं टॉप 100 प्रश्नों की वीडियो है। इस टॉप 100 में से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर जाए, ठीक है ना। सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में अगर पंचवर्षीय योजनाओं से आते हैं तो वो इसी टॉप 100 प्रश्नों में से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में आता रहे और नोटिफिकेशन बेल को भी आपको दबा लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ में आप लोगों को बता दें भाई, ये जो आपको एक्स्ट्रा दिन मिले हैं, अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और आप चाहते हैं भैया मेहनत हम करेंगे लेकिन हमारे लिए सर मटेरियल प्रोवाइड करवा दीजिए, मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। तो अगर आप 6 से 7 घंटे डेली पढ़ सकते हैं, मेहनत को तैयार हैं, तो अभी आप थ्योरी और 10-10 प्रैक्टिस सेट वाली जो सक्सेस जंक्शन की पीडीएफ है 199 वाली, वो आप ले सकते हैं। मात्र 199 रुपये में कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है। कंप्लीट पैकेज मिलेगा। इसमें सभी सब्जेक्ट की थ्योरी रहेगी, मैथ, रीजनिंग, जीके और आपका कंप्यूटर, इन सब की थ्योरी आपको मिलेगी। साथ ही साथ में सभी सब्जेक्ट के 10-10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसके अलावा जो हमने ब्रह्मास्त्र चलाए हैं, सभी ब्रह्मास्त्र आपको मिलने वाले हैं और जो टॉप 100 की पीडीएफ है वो सारी टॉप 100 की पीडीएफ भी आपको इस 199 वाले पैकेज में मिलेगी। तो सारी चीज़ें जो हम करा रहे हैं वो सब आपको 199 वाले पैकेज में मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद में जिन लोगों की तैयारी अच्छी होगी लेकिन अभी भी वो 130 135 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं टेस्ट में, तो वो लोग अभी ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट। 10-10 प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 129 रुपये में मिलने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट लेने के बाद में आपके नंबर आराम से 15 से 20 नंबर बूस्ट कर सकते हैं और यही वो 15 से 20 नंबर हैं जो आपका सिलेक्शन करवाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 120 से 130 तक तो लगभग हर कोई लेकर के आ रहा है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसके 120 130 नंबर आ रहे हैं। सिलेक्शन कौन से नंबर दिलाएंगे? सिलेक्शन यही जो 145 से लेकर के 160 वाले होंगे, यही लोग सिलेक्शन लेकर के जाएंगे और यही 15 से 20 नंबर आपको बूस्ट करने हैं, जो कि आपको इस प्रैक्टिस सेट की मदद से आपके बूस्ट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्नों का संग्रह है जो आपके एग्जाम में छपे मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जिनने ऑलरेडी 128 की पीडीएफ ले रखी है, वो लोग मात्र 49 रुपये का पेमेंट करके ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं और 49 रुपये का अगर आप लोग पेमेंट कर देंगे तो आपको सारे ब्रह्मास्त्र मिलेंगे। इसके अलावा पूरा प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। और 199 रुपये वालों को सब कुछ मिलने वाला है, ब्रह्मास्त्र भी, प्रैक्टिस सेट भी। इसके अलावा ऐसे लोग 128 वाले, तो भाई 128 लोगों को 128 रुपये में जिन लोगों ने लिया है नोट्स, उनको सब कुछ भेज दिया गया है। अब उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। जो भी मिलेगा वो 199 और 129 और 49 वालों को मिलेगा, ठीक है ना। आगे समझ में। और आज आपको ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ दी जाएगी। आज है 25 फरवरी। टाइम याद कर लीजिए, शाम को हमने 6 बजे कर दिया है। 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक आप लोग मैसेज करेंगे। जो लोग भी मैसेज करेंगे उनको ब्रह्मास्त्र सेंड कर दिया जाएगा। 2.5 घंटे का समय बहुत होता है, ऑफिस वाले भी अपने घर पे आ गए रहे होंगे, ठीक है। मैसेज कर दीजिएगा सर ब्रह्मास्त्र चाहिए, आपको रात को 12 बजे तक आपको ब्रह्मास्त्र सारे भेज दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आपका आज का पहला प्रश्न देख लीजिए। सारे प्रश्न इसी में से आने वाले हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका पंचवर्षीय योजनाओं का नहीं जाएगा, ठीक है। और ये पंचवर्षीय योजनाओं की पीडीएफ आपको अगले बार जब हम 3 आपको ब्रह्मास्त्र और दे रहे होंगे, उन तीनों ब्रह्मास्त्र के साथ में ये आपकी पंचवर्षीय योजनाओं की पीडीएफ भी दी जाएगी। तो अभी तुरंत पंचवर्षीय योजना की पीडीएफ मत मांगने लगना आप लोग, ठीक है। अगले ब्रह्मास्त्र के साथ में आपको ये पंचवर्षीय योजना लगी हुई मिलेगी। चलिए, साथ ही साथ में एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग ले सकते हैं। एमपी आबकारी लास्ट डेट 1 तारीख है, फॉर्म भर लेना सब लोग, ठीक है। सब लोग फॉर्म भरिए, मैं तो कहूँगा एमपी आबकारी की तैयारी करवाने के लिए हम बैठे हैं ना, ठीक है। और इसके नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ले सकते हैं। एमपी पुलिस, एमपी वन रक्षक, एमपी एसआई सबके नोट्स कंप्लीट है, आप लोग अपने अपने नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए क्या करना है वो आपको बता दें। देखिए यहाँ पर आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसी स्कैनर पर आप पेमेंट कर दीजिए 199 रुपये का, 129 रुपये का या 49 का पुराने वाले, ठीक है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आप सेंड कर देंगे, तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से योजना आयोग का निर्माण कब किया गया था। हिस्ट्री से लेकर चलेंगे, जीरो से लेकर के चलेंगे और हाई लेवल तक आपको हम पंचवर्षीय योजनाएं कराने वाले हैं, ठीक है। तो योजना आयोग से शुरू करेंगे और नीति आयोग पर जाकर के समाप्त करेंगे।
चलिए, तो 15 मार्च 1950 को भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से योजना आयोग का निर्माण किया गया था। आर्थिक नियोजन का अर्थ है कि भारत में पैसे-वैसे सबके पास में आ जाए और ठीक-ठाक ज़िंदगी हो जाए, तो आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से 15 मार्च 1950 को इसकी शुरुआत की गई थी। योजनाओं के निर्माण के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए इस योजना आयोग को सबसे पहले बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको कई बार बताया है, जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा, वो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष अपने आप बन जाएगा। तो पहले प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है। आज का आपका प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको लिखना है और इनके टाइम पर 3 से 4 जो है पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, तो आपको ये बताना है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अब अध्यक्ष तो आपको याद रहता है, लेकिन उपाध्यक्ष में आप लोग चूक जाते हैं, तो ध्यान रखना, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अब इसको एमपीपीएससी ने भी माना है और एमपीपीएससी को देखते ही देखते व्यापम ने भी ये प्रश्न पूछा था एमपी पटवारी में, और व्यापम के द्वारा भी गुलजारी लाल नंदा को योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष माना गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नंबर 4, पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ये सारी बातें आपको याद रखनी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश से भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया था? यानी किस देश से हमने पंचवर्षीय योजनाओं का जो आइडिया है वो हमने लिया था? तो रूस से। रूस हमारा पहले बहुत अच्छा मित्र होता था, आज भी बहुत अच्छा मित्र है। ठीक है ना। तो सबसे अच्छा मित्र जो था उस टाइम पे हमारे लिए, वो रूस ही हुआ करता था, जिसे हम रसिया कहते हैं। ठीक है ना। पहले ये यूएसएसआर हुआ करता था, यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस कहते थे इसको। अब ये रूस हो गया। ठीक है ना, क्योंकि विभाजित हो गया, वो सब बात की बातें हैं। तो भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं को रूस के द्वारा अपनाया था। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जितने भी एग्जाम में एमपीएसबी के जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ हम लेकर के आए हैं। कठिन प्रश्न भी होंगे, ऐसे प्रश्न होंगे जिनको पहले कभी आपने सुना भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं तो आपके 102 नंबर गलत हो जाते हैं। तो वो एक एक नंबर हम यहाँ पर इकट्ठा करके अपने सिलेक्शन की नींव तैयार कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, अब इस वीडियो को शेयर करना आपका उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना हर जगह। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? अब यहाँ से आपकी पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाएंगी। एक एक पंचवर्षीय योजनाओं में डीपली जाकर के प्रश्नों को कवर करेंगे, जिससे कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक रहा था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए अगला देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में विकास दर क्या थी? आपको सबको पता है, विकास दर, लक्षित दर कितनी प्राप्त की, ये सब पूछी जाती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में विकास दर क्या थी और कितनी प्राप्त की गई थी? सही आंसर है, लक्ष्य हमने 2.1% का रखा था, जबकि प्राप्ति हमने 3.60% की थी। यानी कि पॉजिटिव रही थी और फायदेमंद रही थी भारत के लिए पहली पंचवर्षीय योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? 4-5 स्टार लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम में छपा मिलेगा। ठीक है ना। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। आप कई लोग कमेंट करते हैं, सर टॉप 100 की जो पीडीएफ है, इसको आप जो है ऑप्शन वाले दिया करो, 4 ऑप्शन वाले। देखिए, टॉप 100 में 100 प्रश्न होते हैं, अगर 4 ऑप्शन करके लिखेंगे तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरी बात, 4 ऑप्शन की वजह से ये जो पीडीएफ है, ये आपकी अभी कम पेज की है ना। देखिए, ये अभी आपकी कम पेज की, कितनी 21 पेज की है। ठीक है, लेकिन अगर हम जो 4 ऑप्शन और ऐड कर देंगे तो यही पीडीएफ आपकी 80 पेज की हो जाएगी। ठीक है, या फिर 60 पेज की हो जाएगी। तो आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, क्योंकि ये ऐसी टॉप 100 की पीडीएफ होती है, इसको लोग निकलवा करके याद करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है ना। इसलिए हमने वन लाइनर में इसको कवर किया है, आपके पैसे भी बच जाएंगे और सारी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। समझ गए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको उच्च प्राथमिकता दी गई थी? यानी सबसे प्राथमिकता के क्रम में सबसे पहला प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो कृषि को। सबसे पहले हमको पेट भरना पड़ेगा, है ना। जब तक पेट में दाना नहीं रहेगा तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, दिमाग भी काम नहीं करता जब भूख लगती है ना। सबके साथ में होता है कि नहीं होता है? अगर आपको भूख लगी है तो आपका मुंह इस तरह से बना रहेगा, ऐसा उल्टा सीधा सा। ठीक है ना। तो सबसे पहले पेट में खाना होना चाहिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि। कृषि पर हमने सबसे पहले जोर दिया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में।
11 नंबर प्रश्न देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई थी? राष्ट्रीय आय जो है वो ही आपसे पूछी जाती है। एक तो विकास दर अलग होती है, विकास दर बता रखा है, लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना की राष्ट्रीय आय भी पूछी जाती है और सबकी नहीं पूछी जाती, प्रथम की पूछी जाती है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने राष्ट्रीय आय 18% तथा प्रति व्यक्ति आय 11% तक की वृद्धि की थी, ठीक है ना? तो राष्ट्रीय आय में, जीडीपी में, जो है आपका नेशनल इनकम में, एनआई में 18% की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई। आपको याद रखना है, जब पेपर को कठिन बनाएंगे तब ये प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना? तो कठिन प्रश्न, जब पेपर कठिन बने तो आपको प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा सही करना है, क्योंकि अगर पेपर कठिन होगा, आपके क्वेश्चन सही हैं, तो समझ लीजिए नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा यहाँ पर मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन कठिन पेपर के लिए कठिन प्रश्नों को तो सॉल्व करना होगा, ठीक है? तो ऐसे ही प्रश्नों को हमने 199 वाली पीडीएफ में कवर किया है, ऐसे ही प्रश्नों को हमने ब्रह्मास्त्र में कवर किया है। जो ब्रह्मास्त्र हमारा चल रहा है, आज आपका 3 ब्रह्मास्त्र ऑलरेडी आ चुके हैं, आज तीनों ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ दी जाएगी। कल आपका चौथा ब्रह्मास्त्र आएगा और आज शाम को हो सकता है T20 सीरीज मैथ और रीजनिंग की आ जाए वीडियो, ठीक है? इसमें क्या है, आपको पता है आपके एग्जाम में 10 नंबर का मैथ आएगा और 10 नंबर की रीजनिंग आएगी। कुल मिलाकर के 20 प्रश्न मैथ रीजनिंग के आएंगे। तो आज से हम यहाँ पर T20 सीरीज शुरू कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग की, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी। तो 20-20 प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो मैथ रीजनिंग के हम आपको कराया करेंगे। चलिए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस सिंचाई परियोजना को शुरू किया गया था? ध्यान रखना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना, इन तीनों परियोजनाओं को शुरू किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? अब यहाँ से दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाएगी। पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में जितने प्रश्न बन सकते थे हमने कवर कर लिए हैं। तो 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी, याद रखिएगा। 14 नंबर देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? क्या मुख्य उद्देश्य था दूसरी पंचवर्षीय योजना का? तो समाजवादी समाज की स्थापना। अब ये पूछा जा चुका है, ठीक है, आपके एमपीईएसबी के एग्जाम में ही पूछा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। चलिए, अब ये भौतिक उद्देश्य अलग है, ये दो उद्देश्य होते हैं। एक तो हमारा मुख्य लक्ष्य क्या था, तो हम उद्योगों की ओर बढ़ रहे थे, उद्योग हमारा मेन फोकस था, लेकिन समाजवादी समाज की स्थापना करना भी हमारा लक्ष्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये तो बहुत ही ज़्यादा है भैया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पीसी महालनोबिस मॉडल के आधार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। अब ये इसको घुमा करके कैसे पूछेंगे, जब पेपर कठिन बनाएंगे तो पूछेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाने का जो पूरा जिम्मा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको दिया था? तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में पीसी महालनोबिस मिल जाएगा। तो पीसी महालनोबिस महोदय को दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाने का जिम्मा सौंपा गया था, इसीलिए इसको हम पीसी महालनोबिस मॉडल कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रथम प्राथमिकता दी गई? यानी कि मेन फोकस हमारा किस पर था? तो उद्योग एवं खनिज क्षेत्र को हमने मेन फोकस पे रखा, क्योंकि हमको तब तक ये पता चल चुका था कि हमारे पास में खनिज भंडार हैं, कहाँ कहाँ पर लोहा है, कहाँ कहाँ पर कोयला है, कहाँ पर हीरा है, ये हमको पता चल चुका था। लेकिन उसको खोदना, उसके लिए निकालना, उसके लिए मशीनों को तैयार करना, तो हमने क्या किया, पहले उद्योग लगाए। खनिज क्षेत्र को हमने जो है खनिज क्षेत्र का दोहन करने के लिए उद्योग लगाए, वहाँ पर हमने लोहे का निर्माण किया, मशीनों का निर्माण किया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना मेन फोकस किस पे था? उद्योग एवं खनिज पर, क्योंकि पेट हमारा भर चुका था पहली पंचवर्षीय योजना में, कृषि से अच्छी खासी इनकम हो गई थी। अब हमने सोचा कि कुछ आगे बढ़ करके करते हैं और उद्योगों पर हमने फोकस किया। चलिए, 17 नंबर, दूसरी पंचवर्षीय योजना में द्वितीय प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो पहली तो उद्योगों को दी हमने, द्वितीय प्राथमिकता भी कभी कभी पूछ लेते हैं। हालांकि ये प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा गया था, लेकिन भाई व्यापम का कोई भरोसा नहीं, इधर उधर से ढूंढ ढांड के प्रश्न ले आता है, ठीक है? तो परेशान कर रहे आपको इससे पहले हम आपको ये प्रश्न करा देंगे, ठीक है? अगर आप सक्सेस जंक्शन के साथ में जुड़े हुए हैं तो भाई ये समझ करके चलिए, कैसा भी प्रश्न आए आप सॉल्व करके आएंगे इसको, ठीक है? तो दूसरी जो प्राथमिकता थी वो हमने यातायात और संचार पर दूसरी प्राथमिकता की। पहली हमने उद्योग एवं खनिज, दूसरी यातायात और संचार, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यातायात नहीं रहेगा, तुम खुदाई तो कर लोगे कोयले की, पहुंचाओगे कैसे भैया एक जगह से दूसरी जगह जहां पर उसकी आवश्यकता है? उसके लिए हमने यातायात और संचार की व्यवस्था शुरू की। नंबर 18, किस कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण कारखाने हैं जिनकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। पहली है दुर्गापुर, जो आपका संयंत्र था दुर्गापुर वाला, दूसरा है भिलाई और तीसरा है राउरकेला। इन तीनों इस्पात संयंत्रों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। कन्फ्यूज नहीं हुआ होना है। बांधों की जो है निर्माण, बांधों का निर्माण और परियोजनाओं का निर्माण, ये कब हमने किया? पहली पंचवर्षीय योजना में, कृषि से संबंधित। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम क्या करेंगे? इस्पात संयंत्रों का निर्माण करेंगे, कारखानों की स्थापना करेंगे। 19 नंबर देखिए,
दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितने प्रतिशत था? तो लक्ष्य हमने सबका कवर किया है, 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य हमने कवर किया है, क्योंकि हो सकता है किसी न किसी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य आपसे पूछ लें। तो हमने लक्ष्य रखा था 4.5%, जबकि अचीव कितना किया? 4.27। तो ये अभी प्लस ही रखेंगे, यानी 4.5% हमने मांगा था और हमने प्राप्त किया था 4.27%। तो लगभग हमने अपना जो लक्ष्य है उसको हमने प्राप्त कर लिया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना भी सफल योजना मानी जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? जो जीडीपी थी, जो नेशनल इनकम जीडीपी थी, उसमें कितनी आय जो है प्राप्त की गई? तो 20% हमने वृद्धि दर्ज की दूसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव साइन था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला देखिए, भारतीय आर्थिक योजना का जनक किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय आर्थिक योजना जो है इसका जनक हम किसको मानते हैं? तो सर एम विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक योजना का जनक माना जाता है। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप पीडीएफ निकलवा लेना तो एक बार ये वीडियो और देख लेना, और जहाँ जहाँ पर हम स्टार मार्क कर रहे हैं वहाँ पर आपको स्टार मार्क कर लेना है। तो सर एम विश्वेश्वरैया की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये बहुत बार पूछी जाती है। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है? सर एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 है तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ से तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाएगी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1961 से लेकर के 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक रहा था। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको याद रखने, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ध्यान रखना, ये कृषि नहीं, तीसरी है, ठीक है। तो हम जब पीडीएफ आपको देंगे तो पीडीएफ एकदम वेल प्रूफ्ड होती है, सब कुछ अच्छे से पूरा चेक करके तब भेजा जाता है, तो वहाँ पर हम इसको सही कर देंगे। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, हमने एक ये सोचा, भैया देखो रूस से अपन ने बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं, अब ज़्यादा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना ठीक नहीं है। फिर क्या मतलब भाई दोस्त कह दे क्या क्या भैया तुम यार रोज़ खड़े रहते हो हमारे पास मांगने के लिए। हमने कहा यार अब किसी से मांगेंगे नहीं, कृषि अपने पास हो गई है, उद्योग अपन ने लगा लिए हैं, अब अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे और अपनी सारी चीज़ें खुद बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास लोहा भी है, कोयला भी है। भाई जब सब कुछ हमारे पास में है, अभी हमें सोना वोना की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। पहले पेट तो भर लो, अपनी आर्थिक स्थिति तो मजबूत कर लो, तब सोना वोना पहनना, ठीक है ना। तो हमने सोने वोने के ऊपर ध्यान कम दिया, हमने सीधा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान दिया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, हमारी अर्थव्यवस्था किसी पर डिपेंड नहीं रहे, हम अपनी अर्थव्यवस्था स्वयं चला सकें। नंबर 25, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई? तो अब हमने क्या किया, अब देखो दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, कृषि पर कम ध्यान दिया हमने, और इस पर जो उद्योग है उस पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया, तो ऐसे में कृषि पिछड़ने लगी। तो इन्होंने कहा भैया जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ना, इस पर अपन को दोनों पर फोकस करना है। पता चला हमने कृषि तो छोड़ दिया, उद्योगों में लग गए, पता चला कल को खाने को लाले पड़ गए, पैसा नहीं मिल रहा, मतलब अनाज नहीं मिल रहा है, पैसा तो है पर अनाज नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या किया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में अनाज यानी कृषि और उद्योग दोनों पर एक साथ में प्राथमिकता दी और दोनों को लेकर के हम साथ में चले। तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही तो सर सभी उद्योगों का निर्माण किया गया था, तो ये भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना होगा? नहीं, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1964 में बनाया गया था। बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको ट्रिक बता रखी है ना, बोरुस भीरुस। बोरुस से क्या है? बोरुस, याद रखना है दो शब्द, बोरुस भीरुस, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। ये ट्रिक हमने खुद अपने आप बनाई है। बोरुस से मतलब बोकारो इस्पात संयंत्र किसकी मदद से बनाया गया? रूस की मदद से। और जो भिलाई इस्पात संयंत्र है भीरुस, भिलाई इस्पात संयंत्र वो किसकी मदद से बनाया गया? रूस की मदद से, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 1964 में बोकारो को बनाया गया था। 27, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने हरित क्रांति की शुरुआत की, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, उद्योग और कृषि दोनों पर जोर दिया था। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो आपके एग्जाम में छपा मिलेगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग महोदय को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नंबर 30 देखिए, नंबर 30 महत्वपूर्ण है, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? कुल मिलाकर के जो आज आप सरपंच और प्रधान
सरपंच और प्रधान का जो चुनाव लड़ते हैं ना, ये इसकी शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसकी शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, आपको याद रखना है। किस पंचवर्षीय योजना को, ये पटवारी में बहुत बार पूछा गया था, 4-5 बार रिपीट हो गया था ये प्रश्न, ठीक है ना? कि लोकतंत्र की जो ज़मीनी स्तर है, लोकतंत्र का ज़मीनी स्तर कौन-सा है? पंचायत चुनाव, सबसे नीचे पंचायत चुनाव ही तो होते हैं। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ध्यान रखना तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल योजना माना जाता है? तो यही आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है, इसको सबसे असफल योजना माना जाता है। क्यों माना जाता है? कितना परसेंट हमने लक्ष्य रखा था, कितना प्राप्त किया? आगे आपको बता रहे हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करो। पहले लाइक करो, आप लोग लाइक करते नहीं, भूल जाते हो, इतनी मेहनत से आपके लिए हम काम कर रहे हैं, लाइक क्यों नहीं करते भाई आप लोग? लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, देखिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने घंटी बनी होगी, वो घंटी दबा करके ऑल पर सेट कर लीजिए, तो जैसे ही वीडियो आएगी तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा, ठीक है? चलिए, और प्यारा सा कमेंट कर देंगे कमेंट बॉक्स में, तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा, हमको भी ऊर्जा मिल जाएगी, हाँ भैया चलो ठीक है। चलिए भाई, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के कारण क्या थे? चलो असफल आपने बोल दिया, लेकिन सर रीज़न तो बताइए। तो भारत-चीन युद्ध हुआ 1962 में, भारत-चीन युद्ध 1962 में हुआ, जिसकी वजह से हमको काफ़ी हानि उठानी पड़ी और भारत को इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है? उसके बाद भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में, अभी इससे निपटे ही नहीं थे, तब तक सूखा पड़ गया। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली रही, यानी असफल योजना हम इसको मानते हैं। भारत-चीन युद्ध में थोड़ा-सा हमको क्या मतलब थोड़ा-सा पीछे हमें हटना क्या पड़ा भैया, पाकिस्तान ने सोचा अरे अब तो हम भारत को गिरा ही लेंगे। पाकिस्तान भी आ गया लड़ने को, भारत ने कहा अभी बताता हूँ तुझको। तो 1965 में जो हमारे महान वीर थे, उन लोगों ने पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई कि भाई साहब भागते-भागते वो डब्ल्यूएचओ के पास पहुँचा, बोला भैया बचा लो नहीं तो ये हमारा पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लेंगे। तब डब्ल्यूएचओ कह रहा हूँ सॉरी, जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है ना? संयुक्त राष्ट्र संघ के पास में पहुँचे, हमको बचा लो नहीं हमारा पूरा देश कब्जे में आ जाएगा भारत के, हमको बचा लो। तब संयुक्त राष्ट्र संघ बीच में आया और भारत वालों ने बोला चलो ठीक है बेटा, अब दोबारा मत आ जाना नहीं तो फिर ऐसे ही करेंगे तुम्हारे साथ में। लेकिन ये क्या है ना, पाकिस्तान अपना दिमाग मतलब ऐसे ही है, वो तो उसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना? बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता भारत को, तो ऐसा सिस्टम बनाता रहता है, ठीक है? तो भारत के वीरों ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को हराया, लेकिन इसमें हमको नुकसान भी झेलना पड़ा, क्योंकि देखिए अगर लड़ाई होगी तो समझ लीजिए कि गोली बारूद इन सब में हमको पैसा खर्च करना पड़ेगा। जो हम आर्थिक विकास में लगा रहे थे, हमको गोली बारूद में पैसा खर्च करना पड़ रहा था, तो यहाँ पर नुकसान हुआ। उसके बाद में तुरंत ही सूखा पड़ गया, ठीक है? तो सूखा पड़ने की वजह से अब कृषि उत्पादित नहीं हुई, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा समस्याएँ उठानी पड़ी थी, ठीक है? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम असफल योजना मानते हैं। नंबर 33 देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अब हमारे वीर सपूतों के लिए जो 1965 के युद्ध में लड़ाई लड़े थे, 1962 में जो लड़ाई लड़े थे, उन वीर सपूतों के लिए एक बार सब लोग जय हिंद ज़रूर लिखेंगे। जब मेरे मुँह से ये शब्द निकलता है ना जय हिंद, तो समझ लीजिए मेरा हृदय एकदम से गदगद हो जाता है कि हाँ, हमारे पास में ऐसे वीर सपूत थे, जिनकी मदद से आज हम यहाँ बैठ कर के आपको पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है ना? नहीं तो समझ लो क्या होता अगर वो लोग लड़े नहीं होते तो, ठीक है? तो उनके लिए जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। मैं तो खुद ही लिख दे रहा हूँ जय हिंद, देख लीजिए मैं तो खुद लिख दे रहा हूँ। अब आप भी लिख दीजिए, ठीक है ना? चलिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी विकास दर प्राप्त की गई? तो हमने लक्ष्य रखा था 5.6 का, लक्ष्य तो हमने बहुत बड़े-बड़े रखे, लेकिन प्राप्त कितना कर पाए? 2.8, तो सबसे असफल योजना रही, नेगेटिव में हमको जाना पड़ा। क्यों असफल रही? आपको सारे रीज़न हमने समझा दिए हैं, ठीक है? आगे बढ़िए 34, प्रथम योजना अवकाश का समय काल क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम योजना अवकाश काल कब से कब तक चला था? 1966 से 1969 तक प्रथम योजना अवकाश काल चला था। योजना अवकाश काल किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद लाया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हुई थी, क्योंकि सूखा वगैरह पड़ गया था, तो हमने कहा भैया अब काहे की योजना बनाओगे? तीसरी तो विफल हो गई, ये चौथी विफल करना चाहते हो क्या? कि नहीं सर चौथी विफल नहीं करना चाहते हैं। तो हमने कहा ऐसा कर लो, थोड़ी छोटी-छोटी योजनाएँ चला लो इसमें, फिर हम दोबारा पंचवर्षीय योजना शुरू करेंगे। तो 1966 से 69 तक योजना अवकाश काल, कौन-सी योजना के बाद में? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद में योजना अवकाश काल आया था। 36, किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच सरकार ने प्रथम योजना अवकाश को घोषित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हमने ब्रह्मास्त्र में भी कवर किया है, क्योंकि 3 बार यह प्रश्न पूछा गया है, कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार जो है योजना अवकाश काल लागू किया गया था। आपको याद रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ कर के उसके बाद करना है कि पूछ क्या रहा है। 37 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रुपए के मूल्य में पहली बार अवमूल्यन किया गया? तो ध्यान रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कि 1966 में पहली बार रुपए का अवमूल्यन किया गया, ठीक है? इसमें क्या हुआ, पहले भारत का जो रुपया है ना, भारत का 1 रुपया अमेरिका के 1 डॉलर के बराबर हुआ करता था, इतना दम था भारत में, ठीक है ना? लेकिन फिर रुपए का अवमूल्यन होता चला गया और आज जो अमेरिका के 86 डॉलर 87 है फिलहाल, तो अभी करंट में 87 डॉलर जो हैं, वो मतलब कि हमको सॉरी 87 रुपए देने पड़ते हैं उनके 1 डॉलर को लेने के लिए, ये स्थिति आ गई है आज, ठीक है? कहाँ बराबर पे थे और कहाँ आज उनके 1 डॉलर लेने के लिए हमें 87 रुपए अपने देने पड़ते हैं। तो पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन
कब किया गया? 1966 में। पूछे कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। हमको पैसे की आवश्यकता पड़ी क्योंकि हमने सूखा झेला, हमने युद्ध किया, तो हमें पैसे की आवश्यकता पड़ी। अमेरिकन कहा पैसा तो तुमको देंगे, लेकिन तुम अपने पहले मुद्रा का अवमूल्यन करो, तब तुमको पैसा देंगे। तो 1966 में पहली बार भारत ने मुद्रा का अवमूल्यन किया। अवमूल्यन का अर्थ है कि दूसरे करेंसी की तुलना में अपनी करेंसी का मूल्य कम कर लेना ही मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। समझ गए? ये भी पूछा जा सकता है। चलिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? चौथी पंचवर्षीय योजना में आते हैं और हमारा भारत देश इतना महान है कि फिर से हमने रिकवरी कर ली तुरंत ही। तो 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। महत्वपूर्ण है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक थी? अब हमने क्या काम किया? हमने कहा बहुत हो गया यार मांगते मांगते, अब हम किसी से मांगेंगे नहीं। और इतनी मेहनत की हमारे किसानों ने, भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है ना। तो हमारे जवानों के साथ साथ किसानों ने इतनी मेहनत की किसानों ने, कि हमारा जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें कृषि वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी। जितनी अब तक पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, उनमें सबसे ज़्यादा कृषि वृद्धि दर चौथी पंचवर्षीय योजना में हमको देखने को मिली थी। नंबर 40 है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई? तो कृषि तो हमारा उस पे चल ही रहा था, वृद्धि हुई, तो हमने कहा क्यों ना मुद्रास्फीति का नियंत्रण किया जाए। यानी कि जो महंगाई बढ़ रही है, हमारे मुद्रा का अवमूल्यन भी हो चुका है, तो जो महंगाई बढ़ रही है इसको नियंत्रण करने के लिए और आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए, यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए और इतना भी ना कम हो जाए कि हमारे दुकानदारों को भी लाभ ना पहुँचे, तो इसमें स्थिरता लाने के लिए हमने चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तय किया। तो उच्च प्राथमिकता, मुद्रास्फीति का नियंत्रण और आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब जैसे जैसे पूछा जाए आपको, तो आपको खुद समझ में आ रहा है। पहले हम पेट भरेंगे, तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर, पेट भर गया मशीन बनाएंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर, तीसरी पंचवर्षीय योजना में भैया कृषि पिछड़ने लगी, तो हमने क्या किया? कृषि और उद्योग दोनों को साथ में ले लिया। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्योंकि मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका था, तो मुद्रास्फीति का नियंत्रण किया और आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता लाई। इस तरह से आपको ये सारी टैगलाइन याद रहेंगी। ये टैगलाइन आपसे पूछ ली जाती है, फिर आप कन्फ्यूज जाते हैं, पहली में क्या था, दूसरी में क्या था, आठवीं में क्या था, पाँचवीं में क्या था। कब आप कन्फ्यूज अब नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि सक्सेस जंक्शन के साथ में हैं आप, तो कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो मॉडल आपसे पूछे जाएंगे वो आपको हम करा दे रहे हैं। डॉक्टर गॉडगिल मॉडल पर चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। वैसे मॉडल अगर सिंपल प्रश्न आएगा तो वही ऊपर के दो पूछे जाते हैं, लेकिन जब कठिन बनाएंगे तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछ लेते हैं। तो डॉक्टर गॉडगिल मॉडल के आधार पर चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। 42 देख लीजिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जुलाई 1969 में 14 राष्ट्रीय बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया, यानी कि 14 बड़ी-बड़ी बैंकें थीं, उन बड़ी-बड़ी बैंकों को सरकार ने अपने स्वामित्व में ले लिया और उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ठीक है, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 जुलाई में किया गया था, याद रखना, इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। 43, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1970 में श्वेत क्रांति की जो है शुरुआत की गई थी। आगे बढ़िए, श्वेत क्रांति का जनक हम किसे मानते हैं? ये 69-70 है, ठीक है ना, वही दिसंबर के आसपास शुरू की गई थी। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे मानते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को हम श्वेत क्रांति का जनक मानते हैं। आगे बढ़िए, और एक क्वेश्चन और यहाँ पर देख लीजिए, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो याद रखना, ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से ही संबंधित है। 45, पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना चली। यह आपको ध्यान रखना है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। यहाँ से 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में जरूर छपते हैं। चलिए देख लें, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली थी? तो ध्यान रखना, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक केवल 4 साल चली थी। 4 साल तक ही क्यों चली थी वो आगे आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 47, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ध्यान रखना, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। यानी कि अब सबके पास में पैसा भी हो गया है, पेट में पैसा, मतलब पेट में अनाज है, हाथ में पैसा है, तो गरीबी का उन्मूलन कर देंगे हम, यानी गरीबी भारत से समाप्त हो जाएगी। तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, यानी कि अपना काम हम स्वयं कर सकें, अपने पैसे हम खुद कमा सकें। तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी लगाए जाने लगे, जैसे कोई बीड़ी बना रहा है तेंदूपत्ता से, ठीक है, कोई अगरबत्ती बना रहा है। तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति भी मुख्य लक्ष्य रखा गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? क्योंकि इसमें गरीबी उन्मूलन हमारा मेन लक्ष्य था, तो गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना। इस पर जितने ज़्यादा स्टार लगा सकते हैं ना आप, उतने ज़्यादा स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपा मिलेगा 101%, ये मेरी लिखित गारंटी
गारंटी है। ठीक है ना? आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, हाँ सर आपने सही कहा था। ठीक है? बाकी आपका एग्जाम स्टार्ट होगा ना, तो हम डेली एग्जाम एनालिसिस भी कराएंगे हर शिफ्ट का कि आज कैसे प्रश्न आए, किस तरह के आए, आगे आपको क्या करना है। तो आप बने रहिएगा सक्सेस जंक्शन के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो नंबर हमने दे रखा है 7052547003, इस नंबर को जरूर सेव कर लेना, क्योंकि आगे आपको बहुत सारा यहाँ पर मटेरियल और मिलने वाला है और काम भी आपको करना है। चलिए, गरीब हटाओ नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आगे बढ़िए। 49, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपने पहली बार पढ़ रहे हैं और यही वो प्रश्न हैं जो आपके नंबर बूस्ट करेंगे। और यही सक्सेस जंक्शन की स्पेशलिटी है कि हर लेवल के प्रश्न आपको हम कराएंगे। ये यूपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था, वहां से हम ये प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। चलिए लक्ष्य देख लेते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य प्राप्ति कितनी रही? तो हमने लक्ष्य रखा था 4.4% का, जबकि प्राप्ति हमने कितनी की? 4.83, यानी कि अपने लक्ष्य से और ज़्यादा हमने प्राप्ति की। तो ये पॉजिटिव सेंस रहेगा, यानी कि इसमें हमको फायदा हुआ। 5वीं पंचवर्षीय योजना सफल योजना रही। 51 देखिए, दूसरा योजना अवकाश काल किस पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू हुआ? तो ध्यान रखना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूसरा पंचवर्ष जो आपका अवकाश काल था वो चालू हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें कांग्रेस की सरकार हार गई, कांग्रेस की सरकार गिर गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। तो 4 ही वर्ष में इस योजना को समाप्त कर दिया गया। ठीक है? और दूसरे योजना अवकाश का समय काल क्या था? तो 1978 से 1980 तक दूसरी योजना जो है, इसको हम दूसरे योजना का अवकाश काल कहते हैं। 1978 से 1980 तक ये अवकाश काल चला था। चलिए आगे बढ़िए। और इसमें क्या हुआ था? इसमें इन लोगों ने क्या किया, जो जनता पार्टी सरकार थी उसने कहा नहीं भैया 5 वर्षों की योजना अपन नहीं चलाएंगे। ठीक है? अपन 5 वर्षों की नहीं, अपन 1-1 साल की योजना चलाएंगे। तो 1-1 साल के लिए इन्होंने 1978 से 1980 तक 2 योजनाएं ही चलाई थी। इसी बीच जो है वापस से कांग्रेस की सरकार बन गई और ये जो आपकी रोलिंग प्लान चल रहा था, इस रोलिंग प्लान को समाप्त कर दिया गया और वापस से छठी पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी गई। और छठी पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग क्या थी? 1980 से 1985 तक छठवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। चलिए, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अभी देखिए, शुरू से बताएं आपको। देखो, सबसे पहले कृषि, ठीक है, उसके बाद में उद्योग, तीसरे में कृषि और उद्योग दोनों, चौथे में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और उद्योग को साथ साथ में। अब यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना में क्या करेंगे कि देखिए, और पांचवें में क्या था? गरीबी उन्मूलन। ठीक है, सबके पास में गरीबी को हटा देंगे हम और क्या करेंगे? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कर लेंगे, छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे। छठी पंचवर्षीय योजना में हमने कहा गरीबी उन्मूलन तो करेंगे ही करेंगे, अब हम रोजगार भी देंगे। तो यहाँ से क्या हुआ? सरकारी रोजगार देने शुरू हो गए। नई नई कंपनियां भी आ गई थी, जो मतलब कि टाटा वाटा जो ये लोग जो थे, इन्होंने अपनी कंपनी को भी बढ़ा लिया था। तो अब हमने क्या किया? रोजगार देना शुरू किया। तो रोजगार में वृद्धि भी छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। याद हो रहा है ना? योजनाओं के जो उद्देश्य थे वो भी आपको याद होते चल रहे होंगे। ठीक है? तो गरीबी उन्मूलन तो चल ही रहा था, अब हमने रोजगार भी देना शुरू कर दिया, यानी कि अब गरीबी हम पूर्णतः समाप्त कर देंगे। चलिए 56, अब ये गरीबी समाप्त होगी कैसे? रोजगार मिलेगा कैसे? तो कुछ कंपनियों की स्थापना की जाएगी। तो किन प्रमुख कार्यक्रम की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो ये प्रमुख कार्यक्रम थे जैसे कि ट्राइसेम हो गया, आईआरडीपी हो गया, एनआरआईपी हो गया। इन कार्यक्रमों की शुरुआत की हमने जिससे कि गरीबी का उन्मूलन हो सके और नए नए रोजगारों का सृजन हो सके। तो ट्राइसेम, आईआरडीपी, एनआरआईपी की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 57 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई? अब तुम्हारे पास में पैसे भी आ गए हैं, ठीक है, पर पैसे रखने के लिए बैंक तो चाहिए। पता चला कि तुम रखे हो बक्सा में, रात में कोई आया और लेके निकल लिया, तो तुम तो बर्बाद हो गए। तो नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि जो आपके ग्रामीण बैंक बनाए गए थे, उन ग्रामीण बैंक को कंट्रोल करने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। देखिए, जैसे आपका एसबीआई हो गया, ठीक है, एसबीआई हो गया, हाँ, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो इन सबको कौन कंट्रोल करता है? इन सबको आरबीआई कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, आरआरबीज होते हैं, जो गाँव में छोटे छोटे बैंक खुले रहते हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है? तो इनको आरबीआई कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, इनके लिए एक अलग से बैंक है जो कि है नाबार्ड। ठीक है, चलिए अब नाबार्ड के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आगे बढ़िए 58, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो हर चीज को करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। आगे बढ़िए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन की शुरुआत की गई थी? तो ध्यान रखना, अब क्या है कि अब जब पैसे आने लगे तो जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा होने लगी। तो सरकार ने कहा भैया कितना भी कमा लो, अगर जनसंख्या वृद्धि हो गई तो वो सब जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या किया? इसको जो है परिवार नियोजन की शुरुआत हमने की। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना में ही हमने परिवार नियोजन की नींव डाल दी थी, परिवार नियोजन की जो है स्थापना हमने कर दी थी।
प्रयास करना शुरू कर दिया था। नंबर 60, किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत रोलिंग प्लान अनवरत योजना को समाप्त करके की गई थी? तो अभी आपको बताया, जो 2 साल की रोलिंग प्लान चालू की गई थी ना, 1-1 साल की 1978 में, तो उसको समाप्त करके छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। तो रोलिंग प्लान को समाप्त करके छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नंबर 61, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ध्यान रखना, छठी पंचवर्षीय योजना में भोजन मिलेगा, काम मिलेगा, और काम और भोजन दोनों रहेगा तो आप उत्पादन भी कर सकते हैं क्योंकि आप मेहनत करेंगे। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया गया था। यह नारा भी पूछ लिया जाता है। 62, हर लेवल के प्रश्नों को कवर किया भाई। एसएससी सीजीएल से जो पंचवर्षीय योजनाओं के प्रश्न आते हैं, एमपी ईएसबी में जो पंचवर्षीय योजनाओं के प्रश्न आते हैं, यूपीएससी में जो पंचवर्षीय योजना, कलेक्टर के एग्जाम तक का हमने क्वेश्चन ले रखा है। कहाँ जाएगा भैया आपके एग्जाम में, है ना? यही पर्याप्त है, इससे बाहर नहीं जाएगा। 10 नंबर आपके इसी में से आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो हमने लक्ष्य रखा था 5.2%, और जबकि प्राप्ति हमने 5.7% की, यानी कि अपने लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्ति की, यानी कि यह पॉजिटिव रही। ये जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वो सफल रही। चलिए 7वीं पर चलते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1985 से लेकर के 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। और भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो ये आपका 7वीं में रहेगा। ठीक है ना? ये जो यहाँ पर 6वीं है ना, भोजन, काम, उत्पादन, नारा, ये ध्यान रखना, ये आपका 7वीं हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही प्रश्न 2 बार हो गया है। ठीक है, क्योंकि अब तो हमने जो लक्ष्य रखा था वो तो हमने प्राप्त कर लिया ना। इसमें गरीबी उन्मूलन का था और रोजगार था। अब जब गरीबी उन्मूलन हो गया, रोजगार भी मिल गया, तो अब हमको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो भोजन, अब रोजगार मिल गया, काम कैसे करोगे? पहले भोजन करोगे, फिर आपको काम मिल जाएगा, तो फिर आप उत्पादन करोगे। तो उत्पादन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। ध्यान रखना, 7वीं पंचवर्षीय योजना में हमने भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया था। ठीक है, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा। नंबर 65 देखिए, 65, 7वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? 7वीं का भी पूछ लेते हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। आगे बढ़िए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देसी तकनीकी पर विशेष जोर दिया गया? अब हमने ये सोचा कि भैया देखो, अब थोड़ा बहुत अपनी टेक्निक यूज करते हैं, जो हम लोगों की देसी टेक्निक है उस पर काम करते हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में देसी तकनीकी पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, जिससे कि हमें दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। अब एक ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। जवाहर रोजगार योजना का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1989 में। ध्यान रखना, 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। 68 देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी की माप किस समिति के द्वारा की गई थी? ध्यान रखना, लकड़ावाला समिति के द्वारा गरीबी की माप की गई थी। आपसे प्रश्न इस तरह से बनेगा, लकड़ावाला समिति का संबंध किससे है? तो याद रखना, गरीबी से संबंधित है लकड़ावाला समिति। ठीक है, आगे बढ़िए। तीसरा योजना अवकाश काल कब आया? 2 योजना अवकाश काल आपको बता दिए थे। तीसरा योजना अवकाश काल 1990 से 1992 तक चला था, तीसरा योजना अवकाश काल। चलिए नंबर 70 देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर और लक्ष्य। तो हमने लक्ष्य रखा था 7वीं पंचवर्षीय योजना में 5% का, प्राप्ति की हमने 6.01, यानी कि ये भी आपकी पॉजिटिव रही और हमको फायदा मिला, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना भी सफल रही। 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू करते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तो देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई? तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। कब शुरू की गया था? तो पीएम रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, 73, 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमने किसको प्राथमिकता दी? मानव संसाधन विकास को, रोजगार के विकास को, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य को हमने जो है फोकस पर रखा कि भाई स्वास्थ्य होना चाहिए, सबके पास में दवा वगैरह मिल जानी चाहिए, टाइम टू टाइम एम्बुलेंस होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। पेट भी हमारा भर गया, रोजगार हमने पैदा कर लिया है, पर रोजगार में भर्ती कैसे करेंगे? तो शिक्षा होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर हमने फोकस किया 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 74, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई? तो 1993 में, 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। आगे बढ़िए, 75, 8वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर और लक्ष्य। तो देख लीजिए, हमने लक्ष्य रखा था 5.6% का, जबकि प्राप्ति हमको हुई 6.78% की, यानी 6.78% की हमने प्राप्ति की, यानी हमने अपने लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्त किया। तो ये भी हमारा पॉजिटिव रहा, ये योजना भी हमारी सफल रही। 76, 9वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? 1997 से लेकर के 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। और 9वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो चलिए देख लेते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था विदेशी ऋण भार को
बढ़ने से रोकना। जो हम विदेशों से पैसा ले रहे थे, कर्जा ले रहे थे, क्योंकि हमको अगर विकास करना था तो भाई शुरू में तो पैसा लेना पड़ेगा ना, तभी तो लौटाएंगे। तो पहले पैसा हमने लिया, फिर लगाया, उत्पादन किया, लौटाया, ठीक है। तो अब हमने ये सोचा भैया अब ज़्यादा पैसा किसी से लेना नहीं है, नहीं कल को दूसरा वाला हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। तो विदेशी ऋण भार को बढ़ने से रोका हमने नवीं पंचवर्षीय योजना में। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, यानी कि हमने और तेज़ी से काम किया, जिससे कि हमें दूसरों बाहर से जो है चावल नहीं मंगाना पड़े, बाहर से दाल नहीं मंगाना पड़े। तो हमारे किसानों ने और मेहनत की और खाद्यान्न में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की। उसके बाद में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। अब हम थोड़ा सा जागे, हमने कहा भैया ये आप जो काम कर रहे हो ना, खेती वेती कर रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन ये जंगल वंगल मत काटो। आप लोग जंगल वंगल काट दे रहे हो, ये क्या मतलब है, ठीक है। तो हमने अब धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना भी शुरू कर दिया, नदियों का बचाव करना शुरू कर दिया। नदियाँ गंदी हो रही थी, उनको साफ स्वच्छ करना शुरू किया, जंगलों को कटने से रोकना शुरू किया। क्योंकि जो लोग कृषि कर रहे थे, कृषि पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, वो लोग जंगलों की रक्षा नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो जंगल कटते चले जा रहे थे, ठीक है ना, इस तरह से जो है जंगल कट जा रहे थे, ठीक है। तो लोग कृषि कर रहे थे, जंगल को साफ कर रहे थे। तो ऐसे में सरकार ने कायदे कानून नियम बनाए कि भाई आप लोग जंगल को साफ मत कीजिए, जितनी जगह है उसी में कृषि कीजिए, ठीक है ना। कैसी लग रही ड्राइंग बताइए। पक्षी उड़ा दें, लो पंछी उड़ा दिए, ठीक है। बताइए, ये पेड़ हो गया, ये पंछी उड़ रहे हैं, ये झूला डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग झूला भी झूलते थे, ठीक है। कैसी लगी ड्राइंग बताइएगा। चलिए आगे बढ़िए। 78 किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास करना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास करना नवी पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था। नवी पंचवर्षीय योजना में विकास दर एवं लक्ष्य, तो चलिए देख लेते हैं। लक्ष्य हमने रखा था 5.4% का, और जबकि प्राप्ति हमने की 6.50, यानी कि बहुत अच्छी प्राप्ति की हमने, बहुत अच्छी तरह से यह योजना भी सफल रही थी। चलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था। वर्ष 2002 से लेकर के 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 81 देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर एवं लक्ष्य। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में हमने लक्ष्य रखा था 8.1% का, बहुत ज़्यादा लक्ष्य रख दिया, अब इतना भी नहीं रखना चाहिए था। और प्राप्त किया हमने 7.7%, यानी लगभग हम जो है पास में पहुंच ही चुके थे अपने लक्ष्य के। तो ठीक ठाक रही, ये भी पॉजिटिव ही मानेंगे कि लक्ष्य के आसपास हम पहुँच चुके थे, ठीक है। तो लक्ष्य रखा 8.1, प्राप्ति 7.7। 82 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। तो ये आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है ना। इसको हम बाद में आपको, जब हम आपको देंगे ना नोट्स, तो उसमें हम ऐड करके देंगे, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। और आप लोग कमेंट कर सकते हैं भाई, जिन लोगों को पता हो 11वीं पंचवर्षीय योजना। अरे आइडिया लगा लो ना भैया, 2002 तक ये चला था, 2002 से 2007 तक, तो 11वीं कब से चलेगी, इसमें 5 साल ऐड कर दो। 2000 आपकी 2007 से लेकर के 2012 तक, 2007 से 2012 तक, और 2012 के बाद में 12वीं शुरू हो गई। तो इसमें आप कर लेना 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से शुरू हुआ था, ठीक है। 2012 तक चली थी, 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू थी। इसमें क्या दिमाग लगाना है, ठीक है ना। 12वीं 2012 से 2017 तक चली थी, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। चलिए 83 किस पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि जीडीपी में हमने बहुत वृद्धि दर्ज की। कौन सी पंचवर्षीय योजना में। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 9% की वृद्धि हमने दर्ज की। किसमें, जीडीपी में। जीडीपी समझते हैं ना, समझा दे क्या, थोड़ा सा टॉपिक हट के हो जाएगा पर समझ लीजिए, ठीक है ना। जीडीपी क्या होती है। तो अपने जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत के अंदर हम जितना उत्पादन कर रहे हैं, तो जितना हमने यहाँ पर उत्पादन किया, और विदेशों से जो भारत के लोग रह रहे हैं, उन लोगों ने जो हमको पैसा भेजा, इन सब को मिला करके हम जीडीपी में काउंट करते हैं। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सामानों का मूल्य, और बाहर से हमारे पास में जो सामानों का मूल्य आया है, इन सब को मिला करके हमारी जीडीपी तय की जाती है। बाकी पटवारी वाले एग्जाम में हमने बहुत अच्छे से समझाया था, है ना, मैनेजमेंट में ये प्रश्न आया था, ठीक है। तो जीडीपी वगैरह हमने अच्छे से समझा रखी है। अगर जीडीपी वगैरह आपको देखना हो तो सर्च करना है जीडीपी बाई सक्सेस जंक्शन, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे प्रश्न उसमें कवर करा रखे हैं, पटवारी के टाइम पे कराया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो तीव्रता के साथ समावेशी विकास। अब हमने कहा कि भाई अपन तेजी से विकास करेंगे, ठीक है, बहुत हो गया, धीरे धीरे विकास करते करते अब अपन तेजी से विकास करेंगे। तो तीव्रता के साथ समावेशी विकास हमारा मुख्य लक्ष्य था। 85 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा का अधिकार, यानी कि आरटीई, राइट टू एजुकेशन, ये कई बार पूछा गया भाई मेरे। तो राइट टू एजुकेशन कब आया था। 2009 में आया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 2007 से 2012 तक, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए 86 अब यहाँ पर हम 12वीं पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं, जो कि हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना होगी। उसके बाद में नीति आयोग को कवर करेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही, 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है।
चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर क्या थी? तो हमने लक्ष्य रखा था 8% का, जबकि हमने प्राप्ति की 8.1%। 2 ही साल चली पाई थी, ठीक है। उसके बाद में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। आगे आपको बताएंगे। 89 योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अब हम नीति आयोग पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये अपने एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। देखिए, नीति आयोग का गठन कब किया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये उपाध्यक्ष पूछ सकते हैं। तो प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया थे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न लोगों को याद नहीं रहते हैं, ठीक है ना। कितने लोगों को पता था बताइए? तो अरविंद पनगड़िया जी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? चीफ एजुकेटिव ऑफिसर कौन थे पहले सीईओ? तो श्री सिंधु श्री खुल्लर जो हैं वो नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे। ये भी आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्त मंत्री, अब ये हमने प्रश्न क्यों रखा है? क्योंकि आपको भी पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो अभी दिवंगत हो गए हैं, अभी उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्त मंत्री थे और उन्हीं के कहने पर 1992-93 एलपीजी की नीति चालू की गई। एलपीजी का मतलब है कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो हमारे देश में आना शुरू कर गई, ठीक है। उनको इनवाइट किया गया, भाई तुम हमारे देश में आओ, हमारे देश में जो है तुम लोग यहाँ पर जो है अपना व्यापार करो। तो जो पूमा की आज आप पूमा का जो जूता पहनते हैं, नाइकी का जो जूता पहनते हैं, ठीक है ना, ये पहले कुछ नहीं चलता था, पहले केवल वही चलता था बाटा, टाटा बाटा यही सब चलता था, ठीक है। तो ये वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनके कहने पर जो है बाहर से विदेशी कंपनियों को भारत में इनवाइट किया गया और विदेशी कंपनियां एडिडास हो गया, नाइकी हो गई, पूमा हो गया, ये सारी विदेशी कंपनियां भारत में आई और आज आप जो ब्रांड पहन रहे हो वो इन्हीं की बदौलत आप पहन रहे हो, ठीक है। तो मैं तो इनको भाई दिल से नमन करता हूँ, बाकी जो लोग जो भी बोले, लेकिन मैं तो इनको दिल से नमन करता हूँ। अगर ये नहीं होते तो आज भारत इतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता, वहीं उतनी ही क्षेत्र में रह जाता। यानी पहले क्या होता था कि अपना जो है व्यापार करो, यहीं की यहीं रहो, कि कहीं विदेश में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अपना व्यापार यहीं करो, ना विदेश की कंपनियों को अंदर आने देते थे, नहीं भैया तुम लोग अपना काम करो, ठीक है। इनके कहने पर ये विदेशी कंपनियां भारत में आई और भारत भी जो है सभी देशों की तरह विकसित हो पाया। समझ गए? चलिए अगला है, भारत का थिंक टैंक किसे कहा जाता है वर्तमान में? तो भारत का थिंक टैंक नीति आयोग को कहा जाता है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, एमपीएसबी में, एमपी पुलिस में पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखना नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जो कि भारत की राजधानी है। चलिए, नीति का फुल फॉर्म, ये तो बहुत बार पूछा है नीति का फुल फॉर्म, तो चलिए देख लेते हैं नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। अब इसमें से एक एक करके पूछ सकते हैं। बताइए, दूसरी टी मतलब कि दूसरी आई का क्या अर्थ है? तो दूसरी आई का अर्थ है इंडिया। पहली आई का क्या अर्थ है? पहली आई का अर्थ है इंस्टीट्यूशन। देखिए इसका इजी मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, तो तोड़ करके भी आपसे पूछ लेते हैं, सब कुछ आपको समझा दे रहे हैं। 97 योजना आयोग के द्वारा कुल कितनी योजनाएं बनाई गई थी? तो जो योजना आयोग 1950 में बनाया गया था, उस योजना आयोग के द्वारा कुल 12 योजनाएं बनाई गई थी। उसके बाद में इसको समाप्त कर दिया गया। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान भी देख लो, पहले भी देख लो, बता रखा है। तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो श्री सुमन बेरी जी जो है वो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? ये भी देख लो, क्योंकि सीईओ भी पूछ सकते हैं। तो श्री BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं, ठीक है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर तो सबको करना है भाई, ठीक है ना। इसको तो ये काम सबको करना है, सभी बहनों से निवेदन है, ये शेयर कर दीजिए सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ, लेकिन पीडीएफ मत शेयर करना, ठीक है। जो लोग पीडीएफ खरीदे वो पीडीएफ मत शेयर करना, और सबसे यही कहना भैया पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया करो। इतने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, सर मेरा व्हाट्सएप डिलीट हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, पीडीएफ दोबारा भेज दो। भैया पीडीएफ दोबारा कैसे भेजने? कितने लोगों को पीडीएफ भेजे हैं ना। नए वाले भी यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, वो पेमेंट करके पीडीएफ लेना चाह रहे हैं। पुराने वाले डाउनलोड नहीं किए हैं, भेज रखा है पर वो इतने आलसी के डाउनलोड नहीं किए, वो दोबारा मांग रहे हैं, तो दोबारा किसी को नहीं दी जाएगी। दोबारा अगर आप पीडीएफ मांगते हैं तो 50% चार्ज लगेगा। अगर 128 वाले हैं तो उसका आधा कर लीजिए, उतना चार्ज लगेगा, ठीक है ना। 64 रुपये लगेंगे, सीधी बात है, ठीक है। तो डाउनलोड कर लिया करो, जो लोग भी दोबारा मंगाओगे आपसे आधा चार्ज लिया जाएगा, सीधी बात। चलिए, बाकी व्हाट्सएप आपको दिया गया 7052547003, इस नंबर पर मैसेज करके आप अपनी पीडीएफ पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, शेयर मत करना किसी को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है ना। उस पर हम बताते रहते हैं भाई अगली क्लास कब आने वाली है, ठीक है, या कोई क्लास लेट हो जाती है तो बता देते हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, ठीक है। चैनल के आगे लाइव लिख दीजिए तो आपको वो चैनल मिल जाएगा, सर्च कर लेना, ज्वाइन कर लेना, अपना प्ले बटन वहाँ पर लगा हुआ है उसके उस पर प्रोफाइल पर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। T20 सीरीज मैथ रीजनिंग की जल्द ही आने वाली है।